Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थी हूँ। आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन द 12th सेंचुरी के संबंध में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए हम 12वीं शताब्दी के समय के तत्कालीन जो आर्थिक स्थिति थी उसके संबंध में संक्षिप्त चर्चाएं करें। हम देखते हैं कि इसके जो इकोनॉमिक कंडीशन है 12वीं शताब्दी में, उसको हम 3 पक्षों में बांट सकते हैं, जैसे ग्राम जीवन एवं कृषि, फिर उद्योग धंधे, और तीसरा प्रथम हो गया, फिर दूसरा हो गया, और तीसरा व्यापार एवं वाणिज्य अर्थात ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सर्वप्रथम हम लोग विलेज लाइफ एंड एग्रीकल्चर के विषय में देखें तो 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती थी। इस समय का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। जो विदेशी यात्री भारत आए उनके विवरणों से पता चलता है कि इस समय कृषि विकसित अवस्था में थी। गेहूं, जौ, चना, चावल, कपास एवं गन्ना का प्रभुत उत्पादन होता था। प्रचुर मात्रा में गेहूं, जौ, चना, चावल, कपास एवं गन्ना का उत्पादन होता था। मालाबार काली मिर्च, दालचीनी एवं इलायची के लिए प्रसिद्ध था। जिस तरह मालाबार काली मिर्च, दालचीनी और इलायची के लिए प्रसिद्ध था, उसी तरह गुजरात जो है कपास और नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। राजपूत शासकों ने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया था, अतः सिंचाई एवं बीजों की उत्तम व्यवस्था थी। राजपूत शासक सिंचाई और बीजों की उत्तम व्यवस्था करते थे। इस तरह की सूचना अगर हम देखें कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी में वर्णित है कि राजपूत शासकों ने जीर्ण बांधों को ठीक कराया था। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी के निकट एक जलाशय का निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने सिंचाई के लिए झीलों का निर्माण करवाया था। कृषक सिंचाई के साधनों का उपयोग करने के लिए सिंचाई कर अदा करते थे और इस प्रकार वह राज्य को कर देकर अपनी सिंचाई किया करते थे। कृषकों को अपनी अधिकृत भूमि पर मालगुजारी देनी पड़ती थी। मालगुजारी के रूप में उपज का 1/6 भाग राज्य को देना होता था। भूमि नापने की भी प्रथा प्रचलित थी और 12वीं शताब्दी में भूमि नापने के लिए कुल्यवाप, पाठक, द्रोणवाप, हस्त, हल, नल, पदावर्त एवं नालू नामक ये 8 प्रणालियाँ प्रचलित थीं। 8 प्रणालियाँ जो भूमि नापने के लिए प्रचलित थीं वह था कुल्यवाप, पाठक, द्रोणवाप, हस्त, हल, नल, पदावर्त, नालू। इस प्रकार ये 8 जो हैं भूमि नापने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। कुल्लिया अनाज नापने वाली एक टोकरी थी। एक कुल्लिया अनाज जितनी जमीन में बोया जाता था उतनी भूमि को एक कुल्यवाप भूमि कहा जाता था। कुल्यवाप का 5 गुना एक पाठक होता था। पाठक जो द्रोणवाप एक कुल्लिया का 8 गुना होता था। कुल्यवाप का 5 गुना एक पाठक होता था। उसी तरह द्रोणवाप एक कुल्लिया का 8 गुना होता था। एक हल से जितनी भूमि जोती जाती थी वह भूमि हल कहलाती थी। एक हल भूमि से तात्पर्य 10 बीघा जमीन से था। हस्त से तात्पर्य शासक के हाथ से था। बंगाल के सेन अभिलेख में नल माप प्रणाली का भी प्रचलन मिलता है। निसंदेह नालू इसी प्रणाली का विगड़ा नाम था। कृषि कर्म के लिए दराती, हल, फावड़ा आदि इत्यादि का प्रयोग होता था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 12वीं शताब्दी में कृषि की समुन्नत दशा थी। जो कृषि की दशा थी वो समुन्नत थी। इस तरह हम देखते हैं कि जो 12वीं शताब्दी का जो तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख जो केंद्र था वो गांव थे और गांव में कृषि कार्य होते थे और कृषि कार्य के लिए शासकों से भी सहायता प्राप्त होता था और जो कृषि पर ही निर्भरता अत्यधिक देखी जा सकती है। इसमें हम लोग
अगर कृषि के अतिरिक्त अगर चर्चा करें आर्थिक दशा में, तो उद्योग धंधों की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, खनिज उद्योग, शिल्प उद्योग और विविध प्रकार के उद्योग धंधे थे। जो समकालीन इतिहासकारों ने वर्णन किया है उससे पता चलता है कि वस्त्र जो थे वह काशी, भड़ौज, बंगाल, मगध, वत्स, कलिंग, कामरूप, गुजरात, मुल्तान एवं मदुरा में बनाए जाते थे। और जैसा कि विदेशी यात्रियों ने विवरण दिया है उससे स्पष्ट होता है कि काशी, भड़ौज, बंगाल, मगध, वत्स, कलिंग, कामरूप, गुजरात, मुल्तान, मदुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा सूती कपड़े के लिए एवं बनारस रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अरब यात्री सुलेमान ने बंगाल के मलमल की प्रशंसा अपने विवरण में की है। बुनकर व्यवसाय, दर्जी का कार्य, कढ़ाई, बुनाई एवं रंगरेजी भी विकसित अवस्था में थे। अर्थात हम कुल मिलाकर कहें तो 12वीं शताब्दी का जो परिदृश्य है उसमें वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में या वस्त्र उद्योग के जो परिक्षेत्र थे उसमें भारत को महारत हासिल था और यहाँ वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में थे। और इस प्रकार यहाँ बुनकर व्यवसाय उत्तम अवस्था में थी। दर्जी का कार्य होता था, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई इत्यादि का कार्य होता था, छपाई का भी कार्य होता था। अगर धातु उद्योग की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में धातु उद्योग भी विकसित अवस्था में था। तांबा, पीतल, लोहा, सोना, चांदी का कार्य होता था। सोने, चांदी और तांबे के बर्तनों का प्रयोग लोग अपनी हैसियत के स्तर के अनुसार करते थे। सोने और चांदी का प्रयोग विभिन्न आभूषणों, मूर्तियों और सिक्कों के निर्माण में होता था। सौराष्ट्र पीतल के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल टीन का गढ़ था। औजार एवं अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए लोहे का प्रयोग होता था। अगर खनिज उद्योग के तरफ हम ध्यान दें तो इसके विकसित स्वरूप का हमें पता चलता है। धातु उद्योग के सदृश ही खनिज उद्योग भी विकसित अवस्था में था। खानों से धातु को निकालकर मिश्रित धातु का निर्माण किया जाता था। और शिल्पों की बात करें और इससे संबंधित जुड़े शिल्प उद्योग की चर्चा करें तो 12वीं शताब्दी में शिल्प उद्योग की विकसित अवस्था हमें देखने को मिलती है। अफ्रीका से आयातित हाथी के दांत से अनेक कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं चीन को निर्यात की जाती थी। बहुमूल्य पत्थरों पर नक्काशी का कार्य भी होता था। संगतरास पत्थरों पर विभिन्न प्रकार की कारीगरी कर सुंदर मूर्तियां बनाते थे। पहाड़पुर की खुदाई से शिल्प कला का स्पष्ट ज्ञान होता है। मिट्टी के बर्तन एवं स्वर्ण आभूषण के निर्माण इस समय भारतीय कारीगर दक्ष थे। मिट्टी का बर्तन हो या स्वर्ण आभूषण हो, इनमें भारतीय कारीगरों को दक्षता प्राप्त थी। और जो इससे प्रमुख जो जुड़ा हुआ वर्ग था शिल्प उद्योग से, उनकी अपनी एक जाति भी विकसित हो गई थी। और इस समय तो जातियों में उपजातियों का विकास हुआ। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स अर्थात व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा की जाए तो राजपूतों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यद्यपि आवागमन के साधन सुरक्षित नहीं थे और एक केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण मार्गों में चोर डाकुओं का आतंक भी व्याप्त था, किंतु इतना होते हुए भी 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत एवं वाणिज्य के जो उत्तर भारत है वहाँ व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से विकास की अवस्था देखने को मिलती है। आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। आंतरिक व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्ग से होता था, किंतु जल मार्ग स्थल मार्ग की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता था। बंगाल से सुपारी, पान, जूट एवं मलबल देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे। मालवा गन्ना, अफीम व नील के लिए प्रसिद्ध था। तो गुजरात से सूती कपड़े, चमड़े की वस्तुएं, सीप व शंख विभिन्न स्थानों को भेजे जाते थे। कलिंग में चावल प्रभुत मात्रा में होता था। विदेशी व्यापार भी जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया एवं चीन के उत्तर पश्चिम दरों से होकर व्यापार होता था, किंतु पश्चिमी एशिया एवं मध्य एशिया पर मुस्लिम आधिपत्य हो जाने से भारतीय व्यापारियों को इस मार्ग से व्यापार करने में कठिनाई भी होने लगी थी। फिर भी असम एवं तिब्बत से होकर चीन को भारत से माल भेजा जाता रहा। ताम्रलिप्ति, पुरी, कलिंग, थाना, खंभात, देवल, सोमनाथ प्रमुख बंदरगाह इस समय थे। पूर्वी द्वीप समूह, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं चीन को व्यापार मालाबार एवं कोरमंडल तट पर स्थित बंदरगाहों से होता था। भारतीय व्यापारी बसरा, सिराज, अदन एवं फारस की खाड़ी तक व्यापार करते थे। विदेशों को चंदन, लौंग, कपूर, जायफल, नारियल, चीनी, कपड़ा, मलमल, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं बहुमूल्य पत्थर आदि निर्यात किए जाते थे। और शराब, घोड़े, खजूर, रेशमी वस्त्र, मूंगा एवं पोस्तीन का आयात होता था।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। निसंदेह भारत की आर्थिक सुदृढ़ता ने ही विदेशी आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था और भारतीय समाज की दुर्बलताओं ने विदेशी आक्रांताओं को अपनी इच्छा पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो आर्थिक स्थिति से संबंधित या जो चर्चा हम लोगों ने किया, उससे भारत के समृद्धि का पता चलता है। जो 12वीं शताब्दी में भारत विश्व के अन्य किसी भी देश से कम नहीं था, किसी भी मामले में, चाहे व्यापार हो, वाणिज्य हो या कृषि हो, उद्योग धंधा हो। इस प्रकार हम लोग का यह जो प्रकरण था वो समाप्त होता है और इसी के साथ हम लोग यह लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।